तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनफाइनाइट पीरियड डीडीएम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अभी तक सिंगल पीरियड डीडीएम देख लिया और हमने मल्टी पीरियड डीडीएम देख लिया। अब हम देखेंगे इनफाइनाइट पीरियड डीडीएम। इनफाइनाइट पीरियड डीडीएम बाकी दोनों डीडीएम से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिटर्न हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ हमें डिविडेंड मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम डिविडेंड की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ डिविडेंड के रूप में जो रिटर्न मिलेगा सिर्फ उसी की बात करेंगे। आगे चल के सेलिंग प्राइस होगी तो सेलिंग प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल जाएगा, ये सब बात नहीं करेंगे। तो हमें क्वेश्चंस में जो सेलिंग प्राइस है वो नहीं अवेलेबल होगी, सिर्फ डिविडेंड अवेलेबल होगा और उसी को यूज़ करके हम लोग IV0 या P0 निकालेंगे, यानी कि डिविडेंड्स को डिस्काउंट करेंगे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है और अभी आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आपकी नॉलेज पूरी क्लियर हो जानी चाहिए कि इन्फिनिट पीरियड डीडीएम इसके अंदर में 3 आते हैं: नो ग्रोथ डीडीएम, कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम और मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम। तीनों में ये चीज़ कॉमन रहेगी कि उसमें आपको रिटर्न के रूप में सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यानी कि कोई सेलिंग प्राइस का डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो चलो चालू करते हैं। तो जैसे आपने सुना कि इन्फिनिट पीरियड डीडीएम में आपको 3 तरीके के डीडीएम रहते हैं: नो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ और मल्टीपल ग्रोथ। तो जो ग्रोथ वर्ड यूज़ हो रहा है पहले उसको डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ डीडीएम में किस तरीके से निकाली जाती है। ग्रोथ का फॉर्मूला होता है जो परसेंटेज में होता है, ये रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय ROE। रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है मनी रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि इंटरनल इक्विटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अगर आप कोई बिज़नेस चालू करते हो और या फिर कोई बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग है और उसमें कोई बिज़नेस ने प्रॉफिट कमाया है, तो उस प्रॉफिट को अगर उस बिज़नेस में फिर से लगा देंगे तो एक तरीके का रिटेन अर्निंग्स की तरह काम करेगा, यानी कि मनी रिटेन इन द बिज़नेस, जिसे इंटरनल इक्विटी कहते हैं, और ये हमारे एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स बन जाता है। तो हमने मनी को, यानी कि पैसों को, बिज़नेस में फिर से लगा दिया। अब बिज़नेस में लगा तो दिया, बट किस रेट से लगाया? तो हमने ROE के रेट से लगाया। ROE का मतलब होता है रिटर्न मनी अर्नड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, है ना। ROE मतलब ER, यानी कि एक्चुअल रिटर्न, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से जो आपको एक्चुअल रिटर्न मिलेगा वही ER होता है, यानी कि ROE होता है। तो बिजनेस से कमाया हुआ पैसा जब बिजनेस में लगा, वो वाला जो पैसा है रिटेंशन मनी, वो इन्वेस्टमेंट बन गया और वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लग गया पैसा। अब वो जो पैसा लगा वो किस रेट से लगा, मतलब वो पैसे अब कितना रिटर्न कमा के देंगे, दैट्स एन ROE। तो इस तरीके से फिर वो जो पैसा आएगा रिटर्न के रूप में, यानी कि प्रॉफिट के रूप में, फिर उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक साइकिल चल रही है। ये साइकिल एक्चुअली ग्रोथ तक लेके जाती है हमको, कि हम जब बोलते हैं कि यार ग्रोथ रेट इतनी है या कंपनी का ग्रोथ रेट इतना है या कंट्री का ग्रोथ रेट इतना है, तो कहीं ना कहीं जो ये रिटेंशन रेशियो है, यानी कि रिटेंशन मनी है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ग्रोथ को रिटेंशन रेशियो इंटू ROE के थ्रू निकालने के लिए कहता है कि आपका ग्रोथ होगा कि जो आपने पैसा रिटेन किया बिजनेस में, मल्टीप्लाई बाय जिस रेट से आपने रिटेन किया। तो ग्रोथ का फॉर्मूला हो गया रिटेंशन रेशियो इंटू ROE। शॉर्ट में बोलेंगे तो G1, यानी कि ग्रोथ ऑफ द पीरियड 1 इज इक्वल टू B0, B0 यानी कि रिटेंशन रेशियो ऑफ द जीरो पीरियड मल्टीप्लाई बाय ROE। B0 को आपको डेसिमल में लेना है और ROE को परसेंटेज में लेना है। सिंस रिटेंशन रेशियो भी परसेंटेज में रहता है और ROE भी परसेंटेज में लेता है, तो आपको उसमें से एक चीज़ को डेसिमल में लेना है। मेरा सजेशन है आप रिटेंशन रेशियो को डेसिमल में लीजिए, यानी कि अगर 60% है तो 0.6 ले लो, 45% है तो 0.45 ले लो और ROE को परसेंटेज में ले लो, तो आपका ग्रोथ आ जाएगा। अब यहाँ पे G1 क्यों है और यहाँ B0 क्यों है? इसका एकदम कॉमन सेंस वाला आंसर है कि एक बात बताइए, आज जो पैसा आप रिटेन करोगे वही तो आपका आगे चल के रिटर्न के रूप में कमा पाओगे। यानी कि ज़ीरो पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि ज़ीरो पीरियड में आप पैसा रिटेन करोगे बिजनेस में। एक साल बीता, यानी कि पीरियड अगर मेरा ईयर्स है तो मेरा एक साल बीता। अभी जो पैसा एक साल लगा हुआ था बिजनेस में, तब जाके मैं रिटर्न निकाल पाऊंगा ना कि रिटर्न आया कितना एक्चुअली में एक साल के अंदर में। तो उस रिटर्न को डिवाइड करूंगा इन्वेस्टमेंट से इंटू 100, तो यानी कि ROE आएगा। तो पैसा आज रिटेन किया जाता है, रिटर्न कल कमाया जाता है और तब कल ROE निकाला जाता है। तब कहा जाता है कि आपकी ग्रोथ इतनी है, इसलिए G1 आएगा जब आप B0 को यूज करोगे इंटू ROE। ठीक है। नोट, G इज इक्वल टू सस्टेनेबल ग्रोथ रेट या परपेचुअल ग्रोथ रेट एक्सेट्रा।
तो जी के अलग अलग नाम हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, परपेचुअल ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नो ग्रोथ डीडीएम। तो इन्फानाइट पीरियड डीडीएम का बेसिक बता दिया और उसके अंदर में जो ग्रोथ वर्ड है वो कैसे काम करता है वो बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला इन्फानाइट पीरियड डीडीएम विच इज़ नो ग्रोथ डीडीएम। तो एज द नेम सजेस्ट, नो ग्रोथ मतलब ग्रोथ जो होगी वो 0% होगी, यानी कि कोई ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। अब ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है? ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कोई रिटेंशन ऑफ मनी नहीं है ना। ग्रोथ तब आ पाएगी जब पैसा रिटेन करोगे, फिर उसको इस्तेमाल करोगे और रिटर्न कमाओगे। तो जब आप पैसा रिटेन ही नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। रिटेंशन ऑफ मनी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ई एफ और ई एस एच इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड। मतलब जो आपका ई एफ और ई एस एच आता है यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, आप पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। मतलब आप कुछ रिटेन नहीं करके रखते हैं बिजनेस में, आप सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। तो जब आप सारा का सारा अर्निंग बांट दोगे तो कुछ रिटेन नहीं हुआ, कुछ रिटेन नहीं हुआ तो वो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो आर ओ ई निकालेंगे कैसे? क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आर ओ ई भी नहीं निकलेगा। तो सिंस आर ओ ई नहीं निकलेगा तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। यानी कि ई एफ और ई एस इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड, यानी कि ई पी एस इक्वल टू डी पी एस। सो अर्निंग पर शेयर के दो हिस्से हम करते थे, एक करते थे डिविडेंड पर शेयर और दूसरा करते थे रिटेन अर्निंग पर शेयर। बट यहाँ पे एक ही हिस्सा होगा विच इज डिविडेंड पर शेयर। पूरा का पूरा ई पी एस इज इक्वल टू डी पी एस, जिसे हम 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है वहाँ पे 0% रिटेंशन रेशियो होता है। होगा ना, अगर आपने कुछ रिटेन नहीं किया तो 0% होगा। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो आपका डी पी आर है परसेंटेज और आपका जो रिटेंशन रेशियो परसेंटेज है, इन दोनों का सम 100% होता है, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो ई पी एस है। मतलब ई पी एस का एक टुकड़ा डिविडेंड के रूप में जाता है और ई पी एस का दूसरा टुकड़ा रिटेन अर्निंग बन जाता है। तो अगर 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 60% रिटेन अर्निंग रेशियो होगा, यानी कि रिटेंशन रेशियो होगा, है ना। तो डी पी आर प्लस आर आर इक्वल टू 100% होता है। तो नो ग्रोथ डी डी एम में आपका 100% डी पी आर होगा और 0% रिटेंशन रेशियो होगा। ठीक है, आइए फॉर्मूला में बढ़ते हैं आगे कि अब अगर आर ई यानी कि आई वी जीरो और आर ई वगैरह निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर ई का परसेंटेज का फॉर्मूला है रिक्वायर्ड रिटर्न अपॉन इंट्रेंसिक वैल्यू इंटू 100। तो ये मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिखाया था। ये आर ई निकालने का फॉर्मूला होता है बेसिक, विच इज़ रिक्वायर्ड रिटर्न ऊपर, नीचे इंट्रेंसिक वैल्यू इंटू 100। अब यहाँ पे मेरा जो रिटर्न है वो डी पी एस वन यानी कि डी वन होगा। क्योंकि मैं बता दिया था कि इन्फानाइट पीरियड डी डी एम में रिटर्न के रूप में आपको सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड लिया यानी कि डी वन, कैपिटल अप्रिसिएशन की बात ही नहीं करूँगा। तो डी वन अपॉन आई वी जीरो इंटू 100। तो पहला फॉर्मूला नो ग्रो डी डी एम का आ रहा है आई वी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन आर ई इंटू 100। ठीक है ना, आई वी जीरो इधर चला जाएगा, आर ई नीचे आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है आई वी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन आर ई इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला इसी से लगा हुआ है कि सिंस यहाँ पे मेरा डी पी एस और ई पी एस सेम है तो डी वन और ई पी एस वन ये भी दोनों सेम होंगे। तो आई वी जीरो का दूसरा फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने विच इज़ ई पी एस वन अपॉन आर ई इंटू 100। ठीक है, तो क्योंकि डी वन एंड ई पी एस वन आर सेम इन नो ग्रोथ डी डी एम। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में आर ई नहीं दिया हुआ है, यानी कि इफ़ आर ई नॉट गिवन देन अज्यूम आर ई इजिकल टू ई आर। आर ई का डेटा नहीं है तो हम आर ई और ई आर को सेम मान लेंगे। अगर आर ई और ई आर को सेम मान लिया तो तीसरा फॉर्मूला आपका आएगा आपके सामने आई वी जीरो इजल टू डी वन अपॉन ई आर इंटू 100। तो आर ई की जगह ई आर लिख सकते हैं, तो आई वी जीरो इजल टू डी वन अपॉन ई आर इंटू 100। एंड सेम एक और वही फॉर्मूला वहाँ से डिराइव होगा कि आई वी जीरो इजल टू ई पी एस वन अपॉन ई आर इंटू 100। ठीक है, तो तीसरा चौथा फॉर्मूला कैसे बना, आर ई इजल टू ई आर लेके बन गया। अब इसको और डिस्कस करेंगे कि ई आर कैसे निकलता है। ई आर निकलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, निकलता है डी पी एस अपॉन पी जीरो इंटू 100। मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बताया था कि अगर आई वी ज़ीरो निकालने के लिए जो आर ई इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से निकलता है कि आर ई इजल टू रिक्वायर्ड रिटर्न अपॉन इंट्रेंसिक वैल्यू इंटू 100। उसके साथ मैंने आपको ई आर का फॉर्मूला सिखाया था कि ई आर का फॉर्मूला होता है
कि एक्चुअल रिटर्न अपॉन पी जीरो इंटू 100। तो यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न मेरा डी पी एस वन के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ई आर इज इक्वल टू डी पी एस वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। यहाँ पे डी पी एस वन और ई पी एस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई पी एस वन अपॉन पी जीरो इंटू 100, यानी कि इसको हम लिखेंगे ई पी एस वन अपॉन एम पी एस इंटू 100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अर्निंग अपॉन प्राइस इंटू 100। ये पूरी कहानी इसलिए की क्योंकि मुझे एक और फॉर्मूला आपको सिखाना था कि अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अर्निंग ऊपर है, प्राइस नीचे इंटू 100 लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये पी रेशियो थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, जहाँ पे हमने किया था प्राइस अपॉन अर्निंग्स। प्राइस उसमें ऊपर था, अर्निंग वहाँ पे नीचे था। यहाँ पे अर्निंग ऊपर है, प्राइस नीचे, तो इसके थ्रू हमको एक और फॉर्मूला आ जाता है कि आर ई और ई आर बराबर हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पी ई रेशियो। तो 5 फॉर्मूले हमने सीखे अलग अलग नो ग्रो डी डी एम में। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला है आई वी जीरो इजकल टू डी वन अपॉन आर ई इंटू 100। दूसरा है आई वी जीरो इजकल टू ई पी एस वन अपॉन आर ई इंटू 100। तीसरा आई वी जीरो इजिकल टू डी वन अपॉन ई आर इंटू 100। फिर है आई वी जीरो इजिकल टू ई पी एस वन अपॉन ई आर इंटू 100। पाँचवा है आर ई इजिकल टू ई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ई रेशियो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऐसे स्टेज पे, तो मैं अभी से आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर व्हेन वी अज्यूम ई आर इज इक्वल टू आर ई, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी कि एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न, देन पी जीरो शुड बी इक्वल टू आई वी जीरो, दैट इज पी जीरो टू आई वी जीरो होना चाहिए ना। जहाँ जहाँ पी जीरो यूज़ करते हो वहाँ वहाँ ई आर यूज़ करते हो, और जहाँ जहाँ आई वी जीरो यूज़ करते हो वहाँ पे आर ई यूज़ करते हो। अगर दोनों बराबर हो जाएं आर ई और ई आर, तो कुल मिला के पी जीरो और आई वी जीरो में भी कोई फ़र्क नहीं बचेगा, यानी कि पी जीरो और आई वी जीरो सेम हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इन दिस केस ऐसा नहीं है। हियर मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यानी कि नो ग्रोथ डीडीएम, यानी कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्फाइनाइट पीरियड डीडीएम का नो ग्रो डीडीएम, वहाँ पर ऐसी भूल नहीं करना है। यहाँ पे पी जीरो और आई वी जीरो बराबर नहीं है, तो देयरफॉर देयर इज अ लिमिटेड यूज ऑफ दिस अजम्पशन ऑफ ई आर इजकल टू आर ई इन नो ग्रोथ डीडीएम। मतलब जब आप नो ग्रोथ डीडीएम में ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि ई आर और आर ई बराबर हैं, तो आप ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि पी जीरो और आई वी जीरो भी बराबर हैं। आप सिर्फ इतना बैठाइएगा कि ई आर और आर ई सेम है बस, और पी जीरो और आई वी जीरो आपस में सेम नहीं है इन नो ग्रोथ डी डी एम। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये तीसरा, चौथा और पांचवा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हमें माइंड में ये रखना है कि ई आर और आर ई तो भले बराबर हों, लेकिन पी जीरो और आई वी जीरो बराबर नहीं है। ठीक है, और ये जो पहले दोनों फॉर्मूले हैं ये आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अराइज होती है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले में, क्योंकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले का जो बेस है वो बेस अजम्पशन है कि आर ई और ई आर बराबर है। लेकिन इस बेस अजम्पशन का एक लिमिटेड यूज़ है। लिमिटेड यूज़ का मतलब है कि यहाँ पे आप पी जीरो और आई वी जीरो को बराबर नहीं मानेंगे, सिर्फ आर ई और ई आर को बराबर मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट, नो ग्रोथ डीडीएम इज ऑल्सो कॉल्ड पीई मल्टीपल अप्रोच। हमारे इक्विटी वैल्यूएशन के डिस्कशन में, यानी कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको अलग अलग अप्रोचेस सिखाऊंगा जिससे कि हम इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि शेयर प्राइस निकालते हैं, यानी कि शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। उसमें एक अप्रोच है पीई मल्टीपल अप्रोच, जो कि नो ग्रोथ डीडीएम के बराबर है, यानी कि दोनों सेम है। नो ग्रोथ डीडीएम इज ऑल्सो कॉल्ड पीई मल्टीपल अप्रोच। तो कहीं पे अगर आपको पीई मल्टीपल अप्रोच लिखा है उसका मतलब नो ग्रोथ डीडीएम है, तो वहाँ पे क्वेश्चन को नो ग्रोथ डीडीएम के हिसाब से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नो ग्रोथ डीडीएम का क्वेश्चन देखते हैं। इज द स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ द प्राइस इज 40, आर ओ ई इज 8%, ई पी एस इज 3। 40 का मतलब पी ज़ीरो हो गया, आर ओ यानी कि ई आर दिया हुआ 8% और ई पी एस दिया हुआ है 3। शो योर कैलकुलेशन अंडर द पी ई मल्टीपल अप्रोच। तो ये क्वेश्चन पी एम में है, यानी कि प्रैक्टिस मैनुअल में है, जिसका एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला है। गिवन पी जीरो इज इक्वल टू 40, आर ओ यानी कि ई आर दिया हुआ 8%, ई पी एस दिया हुआ है 3। अब हमको पूछा है कि ओवर वैल्यूड है कि नहीं।
तो आपको पता है कि ओवर वैल्यूएशन यानी कि या फिर अंडर वैल्यूएशन वगैरह निकालने के लिए हम दो चीज़ को कंपेयर करेंगे, IV0 और P0। सिंस यहाँ पे P0 दिया हुआ है, मुझे IV0 निकालना है। अब IV0 निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा P मल्टीपल अप्रोच यानी कि नो ग्रोथ DDM यानी कि 5 फॉर्मूले। अब यहाँ पे सिंस मेरे पास RE नहीं है क्वेश्चन में, देखिए P0 है, ROE है और EPS है, तो मेरे पास RE नहीं है, तो मैं अज्यूम करूँगा ER इक्वल टू RE। जैसे मैंने अज्यूम किया ER इक्वल टू RE, आपको ध्यान देना है कि P0 और IV0 सेम नहीं है, यानी कि IV0 ₹40 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ ER और RE सेम होगा। सिंस ER और RE सेम है, तो आप चौथा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, विच IV0 इक्वल टू EPS1 अपॉन ER इंटू 100, फोर्थ फॉर्मूला, यानी कि ₹3 अपॉन 8 इंटू 100, 37.5 आपका IV0 आ जाएगा। सिंस आपका IV0 आ चुका है, अब आप P0 से कंपेयर करेंगे। IV0 आपका है 37.5 और P0 आपका दिया हुआ है 40, तो सिंस P0 ज़्यादा है IV0 से, तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो वैल्यू द स्टॉक अंडर P मल्टीपल अप्रोच 37.5 आया, सिंस एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज हायर, हेंस इट इज ओवर वैल्यूड। तो इस तरीके से सॉल्व होता है नो ग्रोथ DDM या फिर PE मल्टीपल अप्रोच का क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्फानाइट पीरियड DDM का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, विच इज कांस्टेंट ग्रोथ DDM। तो कांस्टेंट ग्रोथ का क्या मतलब निकल रहा है कि ग्रोथ है और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो G का वैल्यू होगा, यानी कि जो G परसेंटेज होगा, वो कांस्टेंट है यानी कि फिक्स्ड है। ग्रोथ तो है लेकिन वो फिक्स्ड ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सामने पीरियड्स लूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n पीरियड, तो मेरा डिविडेंड कैसा रहेगा? डिविडेंड रहेगा D0, D1, D2, D3, D4, D5, ऐसे रहेगा ना फ्यूचर डिविडेंड्स। तो D1 जब मैं निकालूंगा तो मैं करूँगा D0 इंटू 1 प्लस D। फॉर एग्जांपल मेरा 10 रुपीज़ D0 है, मेरा ग्रोथ 5% का है। तो अगर D1 निकालना है तो क्या करते हैं अपन? हम करते हैं 10 रुपीज़ प्लस कर देंगे 5% ऑफ 10 रुपीज़, तो आपके पास D1 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है D0 को 1 पर G करके, कि आप 10 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 प्लस 0.05 से, यानी कि 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 को। तो ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा दोनों सेम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ये देंगे कि सिंस हम कांस्टेंट ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो जो मैंने G अज्यूम किया 5%, वो हर बार 5% रहेगा। तो D2 निकालना है तो भी 5% यूज़ करना है, D3 निकालना है तो भी 5% यूज़ करना है, D4 निकालना है तो 5% अप टू DN। तो मेरा कांस्टेंट ग्रोथ DDM में पहली बात कि यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड की बात होगी, कैपिटल अप्रिसिएशन की बात नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रोथ है और ग्रोथ कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स रेट से ग्रो होता रहेगा डिविडेंड। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अब इसके फॉर्मूले ये रहेंगे कि IV0 इज इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G। तो हम एक्चुअली आने वाले कैश फ्लोज को पुल करते हैं, यानी कि आने वाले डिविडेंड को पुल किया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट किया जाएगा। तो अगर मैं IV0 निकालना चाहता हूँ तो मैं करूँगा D1 अपॉन RE माइनस G, RE ले लूँगा अगर IV0 निकालना है, और अगर मेरे को P0 निकालना है तो D1 अपॉन ER माइनस G कर दूंगा। यहाँ पे G1 लोगे, ग्रोथ ऑफ द फर्स्ट पीरियड। ये मैंने आपको समझाया था जब मैं B0 इंटू ROE सिखा रहा था। तो IV0 इज इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G1 एंड P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन ER माइनस G1। ये कांस्टेंट ग्रोथ DDM का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट नोट हियर ऑल्सो, इफ RE इज नॉट गिवन, आप अज्यूम कर सकते हैं RE इज इक्वल टू ER ओनली, बट P0 इज नॉट इक्वल टू IV0। तो जो चीज़ हम नो ग्रोथ DDM में कर रहे थे, वही चीज़ हम कांस्टेंट ग्रोथ DDM में भी करेंगे, कि अगर मेरे पास RE नहीं है तो मैं ER तो यूज़ करूँगा, लेकिन इस बात का ध्यान दूंगा कि P0 और IV0 को सेम नहीं मानूंगा, ठीक है। तो उस अजम्पशन का लिमिटेड यूज़ ही करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब छोटी सी कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको, कि फॉर एग्जांपल आपको D5 निकालना है। D5 जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक टाइमलाइन बनाया था, तो अगर आपको ये निकालना है D5, तो एक तो तरीका D5 निकालने का है
कि आप D4 को 1+G से मल्टीप्लाई कर दो, उसके पिछले डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दो 1+G से। दूसरा एक तरीका है कि अगर आपके पास D1 अवेलेबल है, D1, तो आप कर सकते हैं D1 मल्टीप्लाई बाय 1+G का पावर 5-1, यानी कि D1 मल्टीप्लाई बाय 1+G का पावर 4। ये इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि एक फॉर्मूला है कि dn इज इक्वल टू dy मल्टीप्लाई बाय 1+G का पावर n-y। यहाँ पे n मेरा 5 है और y मेरा 1 है, तो अगर इस चीज़ को, इस वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा ना, तो इस तरीके से आएगा कि d5 इज इक्वल टू d1 1+G 5-1 यानी कि 4। तो अगर कहीं बीच का डिविडेंड निकालना रहेगा आपको, लाइक D6 D7 D8 वगैरह निकालना है, और आपके पास D7 मतलब जस्ट उसके पीछे वाला अवेलेबल नहीं है, ये अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि D1 मल्टीप्लाई बाय 1+G का पावर जो भी आपको निकालना है -1, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास D0 भी अवेलेबल है तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अगर बीच का कहीं डिविडेंड निकालना है तो ये दो रास्ते हैं आपके पास। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी हैज़ अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ 137.8, तो बुक वैल्यू पर शेयर मतलब BVPS। Its return on equity ROE is 15% and it follows a policy of retaining 60% of its earning। कंपनी ये पॉलिसी फॉलो करती है कि जितना भी वो कमाती है यानी कि अर्निंग्स रहती है उसका 60% रिटेन करते हैं, यानी कि 40% बांट देते होंगे। तो 60% रिटेन करने का मतलब हो गया कि आपका रिटेंशन रेशियो 60% है। इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होता है। तो अगर आप RE वर्सेस ER का चार्ट रिवाइज करेंगे, जो कि मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बताया था, तो वहाँ पे मैंने भी लिखवाया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी मतलब RE होता है, तो आपको RE दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है कि सिंपल सिंपल चीज़ों को भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करके डिफ़िकल्ट बना देना। बट आपका काम ये है कि अच्छे से याद करना कि एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या क्या कहा जाता है, और मेरी भी पूरी कोशिश रही है कि एक ही जगह पे मैं आपको इस तरह की चीज़ें लिखा दूँ। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल RE दिया हुआ 18%। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। तो क्वेश्चन में मुझे एक तो दिया हुआ है BVPS, फिर ROE दिया हुआ है, रिटेंशन रेशियो 60% दिया है, इसका मतलब DPR मेरा आ जाएगा 100 - 60 यानी कि 40%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब RE होता है 18% यानी कि 0.18। अब मुझे क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस ऑफ द शेयर टुडे निकालो। प्राइस ऑफ द शेयर टुडे तो निकालूंगा, लेकिन सिंस मुझे RE दिया हुआ है, यानी कि मेरी जो प्राइस आएगी वो आएगी इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, यानी कि IV0 पूछ रहा है क्वेश्चन। 2 सेकंड में यहाँ पे पॉज लूँगा और आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से डिज़ाइन होता है, जैसे लिखा है प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ये सोचता है कि जब मैं प्राइस ऑफ द शेयर टुडे निकाल रहा हूँ तो मैं P0 निकाल रहा हूँ, यानी कि उसकी एक्चुअल प्राइस निकाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपको ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज कभी भी नहीं देगा कि आप IV0 निकालो या P0 निकालो। क्वेश्चन बस क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाएगा और आपको सॉल्व करना है। बट आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर क्वेश्चन आप RE यूज़ करके सॉल्व कर रहे हो तो शेयर की प्राइस तो आएगी। हमने देखा था ना कि शेयर की प्रेजेंट वैल्यू तो आएगी आएगी, लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू IV0 भी हो सकती है और P0 भी हो सकती है। यानी कि शेयर प्राइस दो तरीके के हो गए, एक हो गया इंट्रिंसिक प्राइस यानी कि इंट्रिंसिक शेयर प्राइस, और एक हो गया एक्चुअल शेयर प्राइस। यहाँ पे जो आप प्राइस ऑफ शेयर टुडे निकाल रहे हो वो एक्चुअल प्राइस यानी कि P0 नहीं आएगा, वो आएगी उसकी इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ द शेयर टुडे विच इज़ IV0। तो अपना अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, और मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते जाऊँगा आगे भी कि जो मैं निकालने जा रहा हूँ प्राइस ऑफ द शेयर टुडे वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। ऐसे इंग्लिश पढ़ के तो लगता है प्राइस ऑफ द शेयर टुडे बोलना चाह रहा है कि आज उसकी प्राइस कितनी है, बट पूरा अगर बोलोगे तो आज उसकी इंट्रिंसिक प्राइस कितनी है, यानी कि उसका IV0 कितना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे P0 नहीं निकाल रहे हो, आप IV0 निकालने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में RE दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम EPS1 = BVPS0 × ROE। तो EPS के मैंने फॉर्मूले सिखाए थे, उसमें से एक फॉर्मूला था EPS1 = BVPS0 × ROE। तो 137.8 × 15%, EPS1 आपका आ जाएगा 20.67। जैसे EPS1 आ गया,
आप D1 निकाल सकते हो। D1 इज इक्वल टू EPS1 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो D1 इज इक्वल टू 20.67 इंटू 40%, आपका D1 आ जाएगा 8.27। अब हमें निकालना है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मैंने आपको भी सिखाया कि G1 इज इक्वल टू B0 इंटू ROE, कि कितना रिटेन करेंगे और रिटेन्ड मनी से कितना कमाएंगे, दैट्स योर ग्रोथ। तो G1 इज इक्वल टू 0.6, 60% दिया था यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय ROE 15%, तो G1 आ गया 9% या फिर 0.09। अब IV0 का जो फॉर्मूला सिखाया है वो यूज़ कर लेंगे, विच इज़ D1 अपॉन RE माइनस G1। तो IV0 इज इक्वल टू 8.27 अपॉन 0.18 यानी कि RE माइनस 0.09 यानी कि ग्रोथ रेट। आपका IV0 आएगा 91.89। ये प्राइस ऑफ द शेयर टुडे है, लेकिन ये इंट्रेंसिक प्राइस ऑफ द शेयर टुडे है 91.89। ठीक है, तो ये एक बेसिक का क्वेश्चन हो गया कांस्टेंट ग्रोथ DDM का। चलिए आगे बढ़ते हैं। A company has an EPS of 2.5 for the last year and DPS of 1। लास्ट ईयर मतलब जीरो पीरियड, तो EPS जीरो आपको 2.5 दिया है, साथ साथ में D0 यानी कि DPS दिया हुआ है 1। द अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2% अ ईयर इन लॉन्ग रन। तो अर्निंग आपकी ग्रो होगी 2% इन द लॉन्ग रन। अ ईयर का मतलब है कि हर साल 2% ग्रो होगा, यानी कि आपको G दिया हुआ है 2%। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 7 टाइम्स इट्स अर्निंग्स। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइम्स। हम टाइम्स सिर्फ एक ही जगह सीखे हैं पूरे कोर्स में अभी तक, विच इज़ PE रेशियो। तो जब आपको कहीं ऐसा टाइम्स दिखेगा लाइक 7 टाइम्स इट अर्निंग्स, मतलब वो PE रेशियो की बात कर रहा है। करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 7 टाइम्स इट्स अर्निंग्स, मतलब P रेशियो इज इक्वल टू 7, इनके प्राइस अपॉन अर्निंग्स इज इक्वल टू 7। तो प्राइस इज इक्वल टू 7 इंटू अर्निंग्स हो जाएगा, होगा ना। प्राइस अपॉन अर्निंग्स इज इक्वल टू 7। अब अर्निंग को इधर लेके जाओ, प्राइस को यहीं छोड़ दो, सो प्राइस इज इक्वल टू 7 इंटू अर्निंग्स। तो बोल सकते हैं जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है P0 है, विच इज ट्रेडिंग एट 7 टाइम्स इट्स अर्निंग्स। तो 7 टाइम्स का मतलब 7x, तो 7 इंटू अर्निंग्स। तो ये कुल मिला के बोलना चाह रहा है कि आपका जो PE रेशियो है, करंट P रेशियो, वो 7 टाइम्स है। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%, यानी कि RE दिया हुआ है, कंप्यूट द फॉलोइंग एन एस्टिमेट ऑफ द P रेशियो यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, हमको दिया EPS 0 2.5, हमको DPS यानी कि D0 दिया हुआ है 1, ग्रोथ रेट 2% दिया हुआ है 0.02, करंट पी रेशियो दिया हुआ है 7 टाइम्स, एंड RE दिया है 0.14। इतना डेटा देख के हमको समझ में आ रहा है कि एक ही ग्रोथ रेट दिया हुआ है और बोला कि हर साल 2% ग्रो होगा। तो कुल मिला के एक कांस्टेंट ग्रोथ DDM का क्वेश्चन बन गया। अब हमें एस्टिमेटेड पी रेशियो निकालना है। एस्टिमेटेड पी रेशियो निकालने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टू अवॉइड कन्फ्यूजन, गॉर्डन मॉडल इज इक्वल टू गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इज इक्वल टू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM, इट इज इक्वल टू डिविडेंड ग्रोथ मॉडल विच इज इक्वल टू डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच विच इज इक्वल टू डिविडेंड वैल्यूएशन। इन सारे वर्ड्स का सिर्फ एक ही मतलब है, यानी कि जो DDM आप पढ़ रहे हो वही। तो अगर क्वेश्चन में गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड वैल्यूएशन, इन सब भारी वर्ड्स का इस्तेमाल हो तो आपको घबराना नहीं है। आपको पता है कि इन सब का मतलब एक ही, यानी कि DDM बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको DDM के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कौन सा DDM, तो क्वेश्चन का डेटा देख के समझ में आ गया कि कांस्टेंट ग्रोथ DDM से सॉल्व करना है। अभी एस्टिमेटेड पी रेशियो जो होता है वो भी प्राइस अपॉन अर्निंग्स ही होता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि वो IV0 अपॉन EPS होता है, यानी कि यहाँ पे P0 यूज़ नहीं होता। क्योंकि अगर आपको एस्टिमेट लगा रहे हो तो वहाँ पे आप IV0 यूज़ करोगे, P0 यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड पी रेशियो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो निकलेगा IV0 अपॉन EPS। और IV0 निकालना है तो IV0 के लिए हम D1 अपॉन RE माइनस G का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ DDM। D1 निकलेगा D0 इंटू 1 प्लस D, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0।
तो जो फॉर्मूला सिखा रहा था डी एन इज इक्वल टू डी वाई वन प्लस जी एन माइनस वाई, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है कि डी वन इज इक्वल टू डी जीरो वन प्लस जी का पावर वन माइनस जीरो अपॉन आर ई माइनस जी। तो आई वी जीरो हो जाएगा 1 × 1 + 0.02 अपॉन 0.14 माइनस 0.02 8.5। तो मेरा आई वी जीरो आ गया 8.5 और मेरा एस्टिमेटेड पी रेशियो आ गया आई वी जीरो अपॉन ई पी एस यानी कि 8.5 अपॉन 2.5 विच इज़ 3.40 टाइम्स। तो पी रेशियो हमेशा टाइम्स में रहता है, तो मेरा एस्टिमेटेड पी आ गया 3.4 टाइम्स। दूसरा है द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय द करंट पी रेशियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करंट पी रेशियो को यूज़ करो और जी का वैल्यू निकाल के दो। मतलब ये जो जी आपको दिया हुआ है, कौन सा जी, 2%, इसको आप यूज़ मत करो और आप करंट पी रेशियो को यूज़ करो और हमें जी निकाल के दो। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सिंस करंट पी रेशियो को यूज़ करना है जी निकालने के लिए, करंट पी इज़ 7 टाइम्स, 7 टाइम्स यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग्स, यानी कि पी जीरो अपॉन ई पी एस इज इक्वल टू 7। तो पी जीरो इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 17.5। तो मेरा पी जीरो आ गया 17.5। पी जीरो आ गया 17.5। तो पी जीरो वाला अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे डी वन अपॉन ई आर माइनस जी। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे ई आर इजल टू आर ई, बट पी जीरो इजल टू आई वी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो पी जीरो इजल टू डी वन अपॉन ई आर माइनस जी करेंगे, यानी कि पी जीरो इजल टू आर ई माइनस जी करेंगे, यानी कि पी जीरो इजल टू डी जीरो वन प्लस जी अपॉन आर ई माइनस जी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इस फॉर्मूला को देखोगे तो पी जीरो अपने पास आ चुका है, डी जीरो भी अपने पास है और आर ई अपने पास है, यानी कि ई आर अपने पास आ चुका है एजम्पशन के साथ। मेरा मिसिंग फिगर जी है, तो मैं जी निकाल लूँगा और मैं बोलूँगा कि जो मतलब लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ रेट है इम्प्लाई बाय द करेंट पी, वो आ जाएगा मेरे पास जी। तो मिसिंग फिगर मेरा जी निकल के आ जाएगा 17.5 इज इक्वल टू 1 × 1 प्लस जी अपॉन 0.14 माइनस जी। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा जी 0.0784, अगर परसेंटेज में बोलोगे तो 7.84। तो आपका जी आ गया 7.84 करेंट पी रेशियो को यूज़ करके 7.84%। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है एक और आपका कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 5000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक इन्वेस्टर है विच इज होल्डिंग 5000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। करंट ईयर डिविडेंड रेट इज 3 पर शेयर। तो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और सामने रुपीज़ लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बेसिकली इसको रुपीज़ मानना पड़ेगा कि करंट ईयर का डिविडेंड 3 रुपीज़ पर शेयर है, यानी कि डी जीरो दिया हुआ है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 40 ईच, यानी कि पी जीरो 40 है। The investor is concerned about several factors which are likely to change during the next financial year as indicated below. Current year का डेटा दिया है, नेक्स्ट ईयर का डेटा दिया है, डिविडेंड पेड और एंटीसिपेटेड पर शेयर तो 3 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़, आर एफ रिस्क फ्री रेट 12%, 10%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 5% और 4%। ये मार्केट रिस्क प्रीमियम हमने सी ए पी एम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में डिस्कस किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। सी ए पी एम में मैंने बताया था कि जो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, वो कहलाता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, या फिर सिर्फ रिस्क प्रीमियम बोलो तो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा होगा। लेकिन अगर बीटा को हटा दे और आर एम माइनस आर एफ को पकड़ें तो आर एम माइनस आर एफ कहलाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये जो मार्केट रिस्क प्रीमियम कह रहा है यहाँ पे, ये आपका आर एम माइनस आर एफ है। बीटा वैल्यू 1.3, 1.4, एक्सपेक्टेड ग्रोथ जी दिया हुआ है 9%, 7%। इन व्यू ऑफ द अबव एडवाइज वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर्स। तो हमें डिसीजन लेना है कि बाय करके रखना चाहिए, यानी कि और बाय कर लेना चाहिए, या होल्ड करके रखना चाहिए, या सेल कर देना चाहिए। नोट, कंसिडर द ईयर्स एज इंडिपेंडेंट सिनारियोज। का मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट ईयर नेक्स्ट ईयर दिया है, इसको आप अलग अलग केस मानो, यानी कि अलग अलग सिनेरियो मानो, इनका आपस में कोई लिंकेज नहीं है ऐसा मानो।
तो करेंट ईयर मतलब जीरो पीरियड, नेक्स्ट ईयर मतलब पीरियड वन, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं बनाना है। फिर से बोल रहा हूँ, करेंट ईयर मतलब जीरो पीरियड वाई जीरो और नेक्स्ट ईयर मतलब वाई वन, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बनाना है। दोनों डेटा को आपको अलग अलग सिनेरियो नाम दे देना है। जैसे कि करंट ईयर को नाम दे दो सिनेरियो वन और नेक्स्ट ईयर को नाम दे दो सिनेरियो टू, और दो अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको जो ग्रोथ दिया हुआ है वो 9% है और 7% है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा, बस ग्रोथ दे दिया। तो ये तो नो ग्रोथ डीडीएम तो होगा नहीं, तो ये आपका है कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम, जिसमें कहना चाह रहा है कि अभी ग्रोथ रेट फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट है। ये जो मैं आपको अलग से बताता हूँ ये सब चीज़ें कि यहाँ पे ग्रोथ दिया हुआ है लेकिन और कुछ दिया नहीं डेटा, ये आपको तैयार कर रहा हूँ कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि भैया ये नो ग्रोथ डीडीएम का क्वेश्चन है उस हिसाब से सॉल्व करो, ये कांस्टेंट ग्रोथ का हिसाब से सॉल्व करो, ये मल्टी पीरियड का हिसाब से सॉल्व करो। आपको अपना दिमाग चलाना है और देखना है कि क्वेश्चन का डेटा कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रोथ हमको सिर्फ सिंगल लिखी हुई है 9% और 7%, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ग्रोथ रेट फिक्स्ड है। जहाँ आपने देख लिया कि ग्रोथ रेट फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट है, वहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का फंडा यानी कि कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है 5000 शेयर्स, D03 पर शेयर और P0 दिया है 40। सिनेरियो वन एंड सिनेरियो टू, इस तरीके से कुछ डेटा दिया हुआ है। D03 दिया हुआ है 2.5, RF दिया हुआ है। मैं समझा रहा था मार्केट रिस्क प्रीमियम को शॉर्ट में MRP भी बोलते हैं, यानी कि RA माइनस RF 5% 4%। बीटा दिया 1.3 1.4 और ग्रोथ का परसेंट दिया 9% के 0.09 और 7% के 0.07। हाउ टू सॉल्व, देखो अभी मैं आपको एक फ्लो सिखाता हूँ कि एस टाइप के क्वेश्चन को, इसमें बीटा वगैरह दिया रहता है और IV0 वगैरह यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम वगैरह यूज़ करना है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। यहाँ पे सिंस आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए आप IV0 और P0 को कंपेयर करेंगे। P0 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, IV0 पे मेहनत करेंगे। IV0 निकलेगा IV0 इजकल टू D1 अपॉन RE माइनस जी, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का फॉर्मूला। यहाँ पे जो आपका RE निकलेगा वो निकलेगा CAPM मॉडल से, यानी कि RE इजकल टू RF प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा। तो थोड़ा सा रिवर्स समझाता हूँ कि सबसे पहले आप RE निकालोगे, यानी कि RF प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा करोगे तो RE आ जाएगा। RE आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे IV0 इजकल टू D01 प्लस जी, यानी कि D1 अपन RE माइनस जी। जैसे आपके पास IV0 आ जाएगा यहाँ पे, तो आप कंपेयर करोगे P0 से और आप पता कर लोगे कि ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या करेक्टली प्राइस्ड है। तो ये एक फ्लो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए सिनेरियो वन सिनेरियो टू की डेटा को लेके सॉल्व करते हैं। पहले मैं सिनेरियो वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप RE निकालोगे, RE इज टू 12% प्लस 5% टू 1.3, तो RE इक्वल टू 18.5% यानी कि 0.185। IV0 निकालोगे, IV0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0.09 अपॉन 0.185 माइनस 0.09, तो आपका IV0 सिनेरियो वन में आ जाएगा 34.42। कंपेयर करोगे IV0 को P0 से तो 34.42 इंट्रेंसिक वैल्यू है और एक्चुअल प्राइस P0 है, मतलब बहुत महंगा बिक रहा है, तो शेयर इज ओवर प्राइस्ड, इन्वेस्टर शुड सेल द शेयर्स, इन्वेस्टर को बेच देना चाहिए। इसी तरीके से आप सिनेरियो टू का भी डेटा यूज़ करके निकालोगे आंसर। RE आपका आ जाएगा 15.6% यानी कि 0.156। IV0 आप निकालोगे तो 2.5 इंटू 1 प्लस 0.07 अपॉन 0.156 माइनस 0.07। IV0 सिनेरियो टू का आएगा 31.1। फिर इस IV0 को कंपेयर किया जाएगा P0 से, P0 40 दोनों जगह में लेंगे कंपेयर करने के लिए, IV0 बस चेंज हो जाएगा। अभी IV0 आप कंपेयर करोगे 31.1, तो यहाँ पर भी शेयर ओवर प्राइस है और इन्वेस्टर को सेल कर देना चाहिए शेयर्स। तो क्वेश्चन में एक आंसर नहीं है, क्वेश्चन के दो आंसर हैं, यानी कि दो सिनेरियो के हिसाब से आंसर्स हैं। ठीक है, तो अंडर दिस सिचुएशन इन्वेस्टर शुड सेल द शेयर्स इन बोथ द सिनेरियोज, तो दोनों सिनेरियो में उसको बेच देना चाहिए। ऐसा अलग अलग भी आंसर आ सकता है कि एक जगह बाय एक जगह सेल आ रहा है, एक जगह होल्ड एक जगह बाय आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। हमारे केस में दोनों आंसर्स सेल वाले आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज़ 5%, मतलब आपको RF दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज़ 11%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, इसका मतलब RM होता है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ इन द डिविडेंड ऑफ एक्स लिमिटेड इज 8%। तो रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड कुल मिला के जी दिया हुआ है 8%। द लास्ट डिविडेंड पेड वॉज 2 रुपीज़ पर शेयर, तो लास्ट डिविडेंड पेड का मतलब हो गया D0। द बीटा ऑफ एक्स लिमिटेड इक्विटी स्टॉक इज 1.5, तो बीटा दिया हुआ है। पहला, व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द इक्विटी स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन का डेटा देखते हैं। क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है RF 5%, RM दिया हुआ है 11%, G दिया हुआ है 8% के 0.08, D0 दिया हुआ है ₹2 पर शेयर, और आपको बीटा दिया हुआ 1.5। इतना पढ़ने के बाद दिखता है कि RF, RM और बीटा, ये तीन चीज़ें हमें हमेशा हेल्प करते हैं RE निकालने में, है ना। RF, RM और बीटा आपको RE निकाल के देते हैं। तो सिंस यहाँ पे आप RE निकालोगे तो प्रेजेंट प्राइस तो आएगी एक्स लिमिटेड के स्टॉक की, लेकिन वो प्रेजेंट प्राइस इंट्रिंसिक प्रेजेंट प्राइस होगा, यानी कि वो IV0 होगा। ठीक है, तो अपना अभी प्रेजेंट प्राइस तो आएगा, लेकिन वो प्रेजेंट प्राइस इंट्रिंसिक प्राइस के बराबर होगा, यानी कि IV0 होगा। चलिए सब निकालते हैं कि D1 आपका आएगा D0 इंटू 1 प्लस जी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0.08 इज इक्वल टू 2.16। RE आपका आ जाएगा RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, जिसका वैल्यू होगा 14%, यानी कि 0.14। अब सिंस यहाँ पे सिंगल जी लिखा हुआ है 8%, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिंस सिंगल जी दिया हुआ है, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि भैया आपका जो ग्रोथ है ना वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ DDM का क्वेश्चन है। चलो D1 आ गया, RE आ गया, IV0 निकाल लो। अब IV0 आपका आएगा D1 अपॉन RE माइनस जी, विच इज़ 2.16 अपॉन 0.14 माइनस 0.08, विच इज़ ₹36। तो पहला पार्ट तो सिंपल हो गया, निकाल लिए। दूसरा पार्ट है हाउ वुड द प्राइस चेंज व्हेन द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेज बाय 3%। तो जब बाय होता है तो इंक्रीमेंटल बात होती है। इंक्रीमेंटल मतलब अगर पहले मान के चलो 10% है और बोल रहा है कि 3% बढ़ाना है, तो 10 प्लस 3 यानी कि आपका 13% हो गया। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट डिक्रीजेज बाय 3%, तो एब्सोल्यूट चेंज है। एंड द बीटा डिक्रीजेज टू 1.3, तो यहाँ पे 2 लिखा है। 2 का मतलब ये है कि अब बीटा की न्यू वैल्यू 1.3 होने वाली है, यानी कि पुरानी बीटा की वैल्यू में 1.3 का प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा सीधा बीटा का वैल्यू जो है 1.3 यूज़ करना है। ठीक है, अब ये तीनों जो कंडीशंस दी हुई है, इन तीनों को एक साथ यूज़ करके हमको फिर से अब प्राइस निकालनी है, कि यानी कि IV0 निकालना है। फिर से IV0 निकालना है। अब समझना पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा कि जो 3% प्लस माइनस की बात चल रही है वो कैसे निकलेगा। तो जो आपको पहला दिया इन्फ्लेशन प्रीमियम, पहला इन्फ्लेशन प्रीमियम, एक्चुअली इन्फ्लेशन प्रीमियम सिर्फ RF को, यानी कि रिस्क फ्री रेट को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि RF पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि RF का मतलब होता है रिस्क फ्री नॉमिनल रेट। यहाँ पे नॉमिनल वर्ड लिखने का मतलब ये होता है कि इस रेट के अंदर में इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। इसको समझने का बेस्ट तरीका है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आपको इतना तो पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिस्क फ्री हैं, मानी जाती हैं कि वो रिस्क फ्री हैं, कि गवर्नमेंट कहाँ भागेगी, गवर्नमेंट तो पैसा देगी। मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क फ्री है, तो वहाँ से जो रिस्क फ्री रिटर्न आता है वो RF होता है। अब ये जो RF आपको मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा के, तो क्या आपको गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का पैसा अलग से देगी? जी नहीं। गवर्नमेंट अगर 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है, तो जो 6% है उसमें इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट डाला हुआ है, यानी कि उसके अंदर में भी इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसलिए RF यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न को रिस्क फ्री नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन प्रीमियम कुल मिला के आपके RF को अफेक्ट करेगा। और सिंस यहाँ पे बोला गया है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेज बाय 3%, तो हम यहाँ पे पुराने RF में 3% जोड़ देंगे, यानी कि 5% प्लस 3% यानी कि 8%। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, ग्रोथ दिया हुआ डिक्रीज हो जाएगा बाय 3%,
तो 8% माइनस 3% यानी कि 5%। और बीटा आपको डायरेक्टली वैल्यू लेनी है 1.3। तो आपका नया आर एफ 8% है, नया ग्रोथ 5% है और नया बीटा 1.3 है। ये सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके आप नया न्यू आर ई निकालेंगे, जिसे आप रिवाइज्ड आर ई भी बोल सकते हैं। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो 8% प्लस 11% माइनस 8% इंटू 1.3 यानी कि 11.9%, 0.119। और आई वी ज़ीरो निकालेंगे, डी ज़ीरो इंटू 1 प्लस जी अपॉन आर ई माइनस जी। तो डी ज़ीरो तो 2 वही रहेगा, जी आपका 5% हो चुका है, आर ई आपका 0.119 हो चुका है, माइनस जी इज इक्वल टू 30.43। नोट, ये जो नोट है आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, विच इज सिंस द चेंजेस आर गिवन इन परसेंटेज। कौन से चेंजेस? तो ये जो चेंज दिए हुए हैं ना, 3%, 3%, ये जो चेंज है ये परसेंट में दिए हुए हैं। एंड आर एफ एंड ग्रोथ आर इन परसेंटेजेस, है ना। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में रहता है और ग्रोथ रेट भी परसेंटेज में रहता है। तो हेंस हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस कंसिडर किए हैं, यानी कि हमने 5 में 3% जोड़ा है और 8% बनाया है, और 8% में 3% हटाया, 5% बनाया है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि 5% में प्लस कर देंगे 3% और 5% और फिर निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस चीज़ में परसेंटेज बात हो रही है, यानी कि आर एफ और जी की बात हो रही है, वो ऑलरेडी परसेंटेज में है, और जब आपने उसका चेंज भी परसेंटेज में बताया है, तो इट इज़ लॉजिकल कि आपको एब्सोल्यूट चेंज लिया जाए कि अगर कोई चीज़ 5% पे है और उसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है, तो 5 से 8% हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने लॉजिक यूज़ किया है और उस लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया है। 30.43 आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन।